हेलो गाइस, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज का आपका पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट लाइफ का होने वाला है। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, अगर आप एक एमेचर फोटोग्राफर हैं, टू बी फोटोग्राफर है, या आपकी वेडिंग है, या आप एक फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट हो सकता है। जैसे नॉर्मल पानी के अंदर गंगा जल मिलाने से या एनी हॉली वाटर मिलाने से वो पानी गंगा जल बन जाता है, ऐसे ही ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ के अंदर वो वैल्यू ऐड करेगा कि आप एक नॉर्मल फोटोग्राफर से हाई चार्जिंग, हाई रेम्यूनेटिंग, हाई अर्निंग फोटोग्राफर बन सकते हैं सिर्फ ये एक पॉडकास्ट से। मैं आपसे आपका ये समय मांगना चाहूँगा कि आज जो हमारे गेस्ट है मिस्टर पराग शिंदे, जो मेरे लिए तो एक बहुत ही वेल नोन फिगर है, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ऑलमोस्ट 38 ईयर्स से जो ये फोटोग्राफी फील्ड के अंदर हैं, जिन्होंने बहुत सारे वेडिंग्स कवर किए हैं, 800 प्लस जैसे सेमिनार्स दिए हैं, 20 ईयर्स से जो टीचिंग कर रहे हैं फोटोग्राफी के अंदर। अभी आप समझ लीजिए उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, उनकी वजह से में क्या टेक अवे मिल सकता है। मैं चाहूँगा, मैं जानता हूँ लाइफ में बहुत बिजी हैं, बट ये यूट्यूब के अंदर लाइफ के कुछ 1 आध या 2 घंटे हमको आप दे दीजिए। लाइफ के अंदर अगर आपको एक नॉर्मल फोटोग्राफर से बेस्ट फोटोग्राफर बनना है ना, तो मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट को सुनना चाहिए। और मैं फ्रैंकली कहूँ, मेरी लाइफ के अंदर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपने आप को कभी मानूंगा कि मेरी फोटोग्राफी कमज़ोर है या मैं कमज़ोर हूँ फोटोग्राफी के अंदर। कि मेरे भी यही बिलीव थी कि आज जो 1 लाख चार्ज कर रहा है, जो 10 लाख चार्ज कर रहा है, जो 50 लाख चार्ज कर रहा है, और जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, सेम फोटोग्राफर है भाई, सेम फोटो निकालते हैं, सेम पोस्टिंग करते हैं, सब सेम करते हैं, क्यों उसको उतना पैसा मिल रहा है, क्यों मुझे नहीं मिल रहा। मेरी लाइफ में हमेशा ये क्वेश्चन था, उसको आज मुझे आंसर मिला है। आज मुझे पता चला कहाँ मैं लैग कर रहा था, कहीं कहीं मेरी गलती हो रही थी, कहीं कहीं मैं बहुत कुछ लाइफ में मिस कर रहा था। और वो चीज़ मुझे बताने वाले मिस्टर पराग शिंदे सर, उनका पॉडकास्ट है। दोस्तों प्लीज़ अपने सारे काम छोड़ दो, अपने लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स को भी 2 मिनट साइड में रख देना, और ये पॉडकास्ट को उतने ध्यान से देखना जितने ध्यान से आप ज़िंदगी में अपने माँ बाप की बातें सुनते हैं, ज़िंदगी में अपने दोस्तों की बातों को सुनते हैं। ये उतनी ज़रूरी बातें हैं। प्लीज़ आई नीड योर काइंड अटेंशन। थैंक यू सो मच। पराग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार अर्चित, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके चैनल के थ्रू फोटोग्राफर्स को कुछ अच्छी सलाह या अच्छी बातें शेयर कर सकूं। तो मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पराग सर, जैसे पर्सनली मैं जानता हूँ कि आपका क्या पर्सनालिटी हमारे फोटोग्राफर्स के अंदर। आप एक मेंटर रहे हैं जब से मैं ये फील्ड में आया हूँ। तो सर, एक चीज़ जो हमने बहुत अच्छे से हम सब ने देखी, हम जो मेरे फोटोग्राफर मित्र हैं, इवन जो क्लाइंट्स भी है, दे विल ऑल्सो रिलेट टू दिस पॉइंट कि आपकी पर्सनालिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। फोटोग्राफी सर बहुत लोग सिखा देते हैं, फोटोग्राफी क्या है, कैमरा कैसे पकड़ना है, कैसे लाइट्स करनी है, तो एक्सपोजर करना है, वो बहुत सिखाते हैं। बट सर, आपकी खास बात मुझे ये लगती है ना कि आप पर्सनालिटी पे ध्यान देते हो, और दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि जो हमें ध्यान देनी चाहिए। एक्चुअली एज अ फोटोग्राफर हम कहीं ना कहीं उसमें बहुत लैक कर रहे हैं। और अभी एक रिसेंटली हम एक प्रोग्राम में मिले थे, वहाँ आपने इस टॉपिक के बारे में बात की थी, और मेरी इच्छा थी कि आप पॉडकास्ट पर आके इस टॉपिक पर बात करें, और आपने आपका समय दिया, उसके लिए वन सेकेंड थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। सर, तो पहले कोई जो आपके लिए जो नए लोग हैं जो आपको नहीं पहचानते, उनके लिए एक क्वेश्चन पहले मैं ये डालना चाहूँगा। आप आपकी जर्नी बताएं फ्रॉम स्टार्ट टू टिल नाउ, कि आपने कैसे अपने फोटोग्राफी फील्ड चूज़ की। बिकॉज आज एक वो टाइम पे तो फोटोग्राफी वॉज एन वेरी डिफिकल्ट फील्ड। आज ईजी है, आज कैमरा ईजी है, डिजिटलाइजेशन है, सब कुछ तो अभी बहुत ईजी है काम करना, बराबर। बट उससे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो आज सर आप वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, जो लॉयर डॉक्टर का जिसमें फैमिली प्रेशर होता है, उस समय में आपने फोटोग्राफी फील्ड को एज अ प्रोफेशन चूज किया, क्या रीज़न था सर इसका? पहले तो इसके लिए मेरी फैमिली में ही ऑलरेडी फोटोग्राफी थी। मेरे दादाजी सिनेमाटोग्राफर थे, तो मैं 18 उम्र से उनके साथ जुड़ गया था। एजुकेशन में साथ में कंप्लीट कर रहा था, मेरा ग्रेजुएशन भी किया मैंने, लेकिन 18वें साल से मैंने उनके साथ एज अ फोटोग्राफी ज्वाइन की। तो सबसे पहली चीज़ थी कि तभी के ज़माने में कलर भी नहीं आया था, ब्लैक एंड वाइट 120 से मैंने शुरू किया। ये जो मेरे दादाजी थे, ये सिनेमाटोग्राफर थे, लेकिन फिर भी तभी फोटोग्राफर्स की कमी थी। तो हम जिस एरिया में आज भी रहते हैं, भांडुप दत्तार कॉलोनी में,
यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे फंक्शंस या शादियाँ तभी से शूट करना चालू कर दिया था, तो मैं उनके साथ चला जाता था। फिर ये करते करते मैंने फिल्म लाइन में भी उनके साथ कदम रखा, लेकिन वहाँ से भी मैंने एकदम छोटे पैमाने से शुरू किया कि एज अ असिस्टेंट बॉय से लेकर शुरू करके वहाँ पे भी मैं असिस्टेंट कैमरामैन पर गया। लेकिन ये दोनों लाइन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरी वेडिंग फोटोग्राफी की लाइन जो है वो बहुत ही मतलब जिसको बोला जाए ट्रू है, और जो फिल्म लाइन है वो बहुत फेक है। वहां पे सब दिखावे की दुनिया है। यहाँ पे तुमको गले मिलेंगे, बोलेंगे यार यू आर अ स्ट्रगलर वगैरह वगैरह, आपकी पेट घूमते ही बोलेंगे यार इसकी औकात ही नहीं है। यहाँ पे कस्टमर को अगर मैं सेटिस्फाई नहीं करता हूँ तो वो सीधा मुंह पे बोल देता है कि बॉस तुम फेल हो गए। तो मुझे ये अच्छा लगा इसमें कि जो है वो रियलिस्टिक है, उसमें कोई फेक नहीं है। तो वहाँ से वापस मैं उल्टा होके वेडिंग फील्ड एज अ मैंने करियर चुना, और जिसके लिए मुझे बेहद खुशी है कि मैंने ये लाइन ली। और थोड़ा आगे जाके बोलूँगा कि इतना अच्छा बिजनेस कोई नहीं है दुनिया में। हर बिजनेस में देखो रोज ऑफिस वही रहता है, लोग वही रहते हैं, सब वही रहता है, लेकिन एक वेडिंग फोटोग्राफी है जिसमें आप लोगों के आनंद में शरीक हो जाते हो। रोज हॉल बदलता है, तरीके बदलते हैं, लोग बदलते हैं, भाषाएं बदलती है, सिर्फ आप वही रहते हो। तो इतनी मजा मेरे हिसाब से कोई फील्ड में नहीं है। तो मुझे गर्व है कि आई एम अ वेडिंग। सर ये चीज़ सुन के मुझे बहुत बोलते हैं ना, एक अमेज हुआ, एक नवाई लगी। हमारे गुजराती में नवाई बोलते हैं उनको, कि ये चीज़ सर किसी का ऐसा माइंडसेट नहीं है। आपका माइंडसेट जो सुना ना सर, इट इज़ वेरी डिफरेंट, बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स माइंडसेट मालूम पड़ा। अगर वेडिंग फोटोग्राफी को जितने लोगों को मैं पहचानता हूँ, इवन टिल नाउ मेरी भी यही बिलीफ थी कि वेडिंग फोटोग्राफी कैसे फील्ड जो बहुत सीजनल है, कुछ नहीं है, इतना मार्जिन नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंटरनल क्वेश्चंस अंदर हमें होते थे, समटाइम डिप्रेस ऑल्सो, भी इतना क्रिएटिव ब्लॉग्स आते हैं। बट सर आपने आज जो एक माइंडसेट दिया, इट इज़ रियली माइंड बॉगलिंग। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी फोटोग्राफर्स, इवन द पीपल हु आर लुकिंग टू कम इन अ वेडिंग फील्ड, ये माइंडसेट के साथ आएंगे ना सर, तो कुछ अलग करके जाएंगे। और इसीलिए सर आज आप पराग शिंदे कितने बड़े ब्रांड हो, जो हम नहीं है, क्योंकि ये माइंडसेट का ही फर्क होता है। बिकॉज द नॉर्मल पीपल और करोड़पति में डिफरेंट उसे माइंडसेट का है। तो सर आपके मुझे इस बात से मालूम पड़ा। सर सेकंड क्वेश्चन ऐसा मैं जरा आपको पूछना चाहूँगा कि पर्सनालिटी सर कैसी होनी चाहिए फोटोग्राफर की, ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड, बिकॉज दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं कि ऑन फील्ड। ऑन फील्ड एक ऐसी चीज है कि जहां हम लोग ज्यादातर औरतों में रहते हैं। आज कोई भी फंक्शन ले लो जिसमें 80% ऑफ द एक्टिव क्राउड इज लेडीज और 20% पुरुष लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वो नीचे बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो फिगर होनी चाहिए वो या तो ब्रदर फिगर होनी चाहिए या तो फादर फिगर होनी चाहिए। सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, और जो मिलाने के लिए सालों साल गुजर जाते हैं। तो आपका जो बर्ताव है वो बहुत सोच समझ के होना चाहिए कि मैं कहीं जो बात कर रहा हूँ वो किसी को हर्ट नहीं ना कर रही है, या एक को खुश कर रहा हूँ लेकिन दो जन को मैं दुखा तो नहीं रहा हूँ। तो हर चीज करने से पहले उसे सोचना जरूरी है कि मैं बोल रहा हूँ उसके नतीजा क्या होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका बर्ताव ये बहुत ही लोगों को अच्छा लगना चाहिए। और जैसे अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि ये सीजनल बिजनेस है, तो मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स क्या बोलते हैं कि ये स्लैक सीजन है। मैं ये चीज मानता नहीं हूँ, क्योंकि स्लैक सीजन वो चीज के लिए रखा रहता है जब आप 2 कदम पीछे जाके ज्यादा जंप मारने की तैयारी करो। तो जब भी हमारे पास कोई काम नहीं रहता है तब आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के वो वक्त खर्चा करो। आप क्लाइंट के घर पे जब बैठते हो तो फोटोग्राफी छोड़ो, उसके बिजनेस के बारे में आपको बात करना आना चाहिए। अगर वो कुछ अलग स्पेशलिटी रखता है तो एटलीस्ट 5 मिनट्स आप उससे कम्युनिकेट होने चाहिए, और जब भी कम्युनिकेट होगा तभी आप कनेक्ट हो सकते हो। सो फोटोग्राफी एक लंबा रख के आपको खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना है। लोग आपके प्यार में गिरने चाहिए कि यार ये बंदे को मैं असाइनमेंट नहीं दे सकता लेकिन ये बंदा सही है। कितनी बार ऐसा होता है कि ऑर्डर्स थ्रू नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं उनको समझाता हूँ कि हम दुखी मत हो, हर एक का एक बजट रहता है एक, लेकिन आज हमारी दोस्ती तो होगी,
और सही बोलूं तो आज इतने साल से हर मेरे क्लाइंट से मैं कनेक्ट, उसके घर का काम खत्म होने के बावजूद आज 15-17 साल भी मैं उनको साल में 2 बार तो जाके मिलता हूँ, एक सुकून मिलता है। तो ऐसे चीज से आप आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, लोगों से ज्यादा कनेक्ट। सर ये आपने बहुत बड़ी बात की कि पर्सनल कनेक्ट, क्योंकि सर आज मैं तो आपके इतना सीनियर भी नहीं हूँ, मैं लास्ट 8 ईयर्स हुए मुझे फील्ड के अंदर, बट ये मैं खुद भी नहीं कर पाता। आप बोल रहे हो 15 साल जूनियर क्लाइंट से आप कनेक्ट करते हो, इट्स समथिंग विच इज़ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंग। और सर इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा डीप डाउन करेंगे, बट पहले ये होता है कि ऑफ फील्ड और पर्सनल कैसी होनी चाहिए, बिकॉज देखिए ऑन फील्ड तो शायद से समझिए ना हम 10, वो ऑफ फील्ड जब क्लियर रहेगा तब हम ऑन फील्ड पे आएंगे। तो ऑफ फील्ड पर्सनल हमारी कैसी होनी चाहिए, मेन से ये होता है कि कुछ कुछ लोग का बोलने का टोन होता है, वे ऑफ वर्किंग होता है। फोटोग्राफर अगर एक दो काम किए हैं, सो आई वॉज दैट फॉर्चुनेट टू वर्क विद यू, तो टाइम अगर आपके कुछ पर्सनल ट्रेड्स देखे हैं तो मैं चाहूँगा आप वो सबको बताइए। तो फील्ड पे जब भी हमारी टीम काम करती है तो नीचे बैठे हुए जो 500-1000 लोग हैं उनको बाकी कुछ देखने नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि वो हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग दिखते हैं। तो पहले हमारी टीम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। भले आप मेरे से छोटे हो, लेकिन आपने नोटिस किया रहेगा कि जब भी मैं आपको एज अ असिस्टेंट भी आते हैं तभी आवाज देता हूँ, तो मैं आपको बहुत प्यार से और आपके नाम से आदर पूर्वक बुलाता हूँ। ए अर्चित इधर आ नहीं बुलाता हूँ, अर्चित भाई इधर आ जाओ। मेरे फोटोग्राफर जो है तो उनको भी मैं महेश सर यहाँ पे आ जाओ बुलाता हूँ। क्यों? जब भी मैं मेरे टीम को रिस्पेक्ट दूंगा तभी लोग उनको रिस्पेक्ट देंगे। और अच्छे लोग आपको तभी आपके साथ काम करते हैं। तो उसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है रिस्पेक्ट, और दूसरी चीज है टाइम पे उनका जो मेहनताना है, उनका जो पैसा है वो टाइम पे देना चाहिए। तो अगर ये 2 चीज आप अच्छी रखते हो तो अच्छे में अच्छे फोटोग्राफर भी आपके साथ काम करने के लिए राजी खुशी तैयार हो। सो ऑन फील्ड आपको कभी भी आपका टेम्परामेंट लूज नहीं करना है। मैं टीम को वही समझाता हूँ कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, मैं भी गलतियां करता हूँ, लेकिन वो गलती होने के बाद अपने फेस पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। फेस पे हमेशा एक शांति, एक सुकून रहना चाहिए कि ये चीज का मैं दादा हूँ, ये चीज का मैं मास्टर हूँ, और मैं शांति से आपका फंक्शन बहुत अच्छे से शूट कर रहा हूँ। तो पहले मैं सबका, जैसे एक होटल में हम लोग जाते हैं तो वो ब्रीफिंग देते हैं अपने टीम को, मेरा भी सेम रहता है। टीम को पूरा ब्रीफिंग होता है कि आज की दुल्हा दुल्हन को कितने भाई है, कितने बहन है, कितने मामा है, क्या है, उसमें उबलता हुआ आदमी कौन है, हर एक इसमें कोई रहता है। तो वो भी पहले बताया रहता है कि ये बंदे से सावधान रहना, ये कभी भी टेम्परामेंट होता है ये। तो इसकी वजह से वहां पे काम करते हुए टीम भी बहुत शांति से, एक लो होना चाहिए काम का। दूसरा मैं देखता हूँ कि कपड़े के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फोटोग्राफर सोचता है मुझे कोई नहीं देखता है, तो वो कैसा भी बंधन के आ जाता है, नीचे चप्पल है, कपड़े अलग पहने हुए हैं। तो बहुत पुरानी एक कहावत है एक फोटोग्राफर की कि शादी में फोटोग्राफर कैसा होना चाहिए, तो उसे बाराती बन के जाना। आप इजीली उनमें घुल मिल जाओ, ऐसा आपका अटायर होना चाहिए। अगर महाराष्ट्रियन फैमिली में वेडिंग है तो आप चब्बा पहन सकते हो। इवन गुजराती फैमिली में चब्बा कॉमन है। रिसेप्शन में जाते हो तो आप एटलीस्ट आपका फोटोग्राफिक वेस्ट यानी जो जैकेट है वो पहन सकते हो। तो आप थोड़े अलग दिखे और फिर भी उनमें मिक्स हो जाए, ये बहुत अहमियत रखती है। तो उसका बर्ताव और उसका हुलिया दोनों एकदम सटल और इजीली मिक्सेबल वेल होने जैसा चाहिए। डेफिनेटली सर, और ये चीज़ मैं मानता भी हूँ, बिकॉज जितने कैसे मैंने काम किया है, क्योंकि बिकॉज मैं अपनी थोड़ा ट्रेन हुआ हूँ, तो जब भी हम कुर्ता पहन के वेडिंग शूट करते हैं, गूगल रिव्यूज में आप देखो उसमें लिखा भी एक क्लाइंट ने कि यू लुक लाइक अ फैमिली मेंबर, वी वर रियली सरप्राइज टू सी यू इन अ कुर्ता इन आवर इवेंट व्हेन आवर फैमिली वाज आल्सो नॉट वेयरिंग कुर्ता। आप कुर्ता पहन के आए थे और आपने हमको जो हंसाया, तो आपने एंजॉय किया, इट इज़ समथिंग ग्रेट। कि हमें ऐसा लगा कि कोई मेरा भाई आके फोटोग्राफी कर रहा है, तो इट रियली मीन्स अ लॉट टू अ फोटोग्राफर कि कोई आपको अपना भाई बोल रहा है। तो ये आपके इधर बहुत बड़ी बात, और ये आपसे हमने भी सीखा है कि देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेस कोड।
सर सेकेंड सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सर ये होता है कि हमें क्लाइंट से ऑन मीटिंग कैसे रहना चाहिए, क्योंकि एक आप ही ऐसे हो जो आज भी जो एल्बम को प्रमोट करते हो। बिकॉज इवन जो फोटोग्राफर को मैं मिलता हूँ दे तो उससे एल्बम नहीं मिलता, एल्बम क्यों देना चाहिए। हम ये टॉपिक पे आगे डीप डाउन करेंगे। पहले ये इस पे जाएंगे कि क्लाइंट के साथ हम कैसे जाना चाहिए। सबसे मेन चीज़ यही होती है, बोलते हैं ना जो दिखेगा वही बिकेगा। जब तक आप क्लाइंट को चीज़ बेच नहीं सकते, नो क्लाइंट इज कमिंग टू यू। आप चाहे फेसबुक ऐड चला लो, चाहे इंस्टा ऐड चला लो, चाहे दुनिया की कोई भी ऐड चला लो, till the time you are not great with the clients on the meeting, you can't crack a client। तो कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते, चाहे फोटोग्राफी करो चाहे चने मुमरा करो, तो क्लाइंट को क्रैक करना ही है। तो सर उसका आपकी टेक्निक क्या हो? तो सबसे पहले चीज है कि मैं फोटोग्राफी का कोटेशन कभी फोन पे नहीं देता, अनलेस एंड अनटिल मैं वो क्लाइंट के घर पे जाके खुद उनके साथ मीटिंग नहीं करता हूँ, मैं कोई कोटेशन कभी फॉरवर्ड नहीं करता। अभी परसों की बात है, तो एक क्लाइंट को गुस्सा आ गया। मैंने उनको बताया कि सर मुझे आपके घर में सब लोग रहेंगे, तभी एक मीटिंग चाहिए, तभी मैं आपको कोड दे देता हूँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं आपको क्या करना है, मेरे घर पे कितने मेंबर है, मैं कैसा रहता हूँ, आपको कोटेशन देना है। बोले सर आज मैं 38 ईयर्स से वेडिंग फील्ड में हूँ, तो मेरा तरीका ये है कि सिर्फ आप मुझे चूज नहीं करते हैं। मेरा तरीका ये है कि आपके घर पे आके मुझे अगर कुछ चीजें गलत लगती है, आप मुझे प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रही है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आपके घर में काम करने की। तो मैं ये दोनों तरीके से ये टू वे कम्युनिकेशन होता है कि अगर मैं भी चूज करता हूँ कि ये क्लाइंट मेरे लायक है कि नहीं, तो उसमें पैसे की बात नहीं आती है। सर मैं गरीब के घर का भी काम करता हूँ, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, एक फ्लो चाहिए। मेरे तजुर्बे से मैं कुछ चेंजेस भी बोलूंगा आपको, तो अगर वो करने की आप तैयारी रखते हो, वो आपके बेटरमेंट के लिए है, मेरे कमाई के लिए नहीं है। तो मैं जब भी घर पे बैठूंगा आपके आके, तभी मैं आपसे बात करते करते बहुत सारी टिप्स आपको दे दूंगा, जिससे भले आप मुझे काम मत दे दो, लेकिन आप मन ही मन ये मानोगे कि ये आदमी के तजुर्बे से ये मैंने जो चीज सोची नहीं थी वो मैं कर सकता हूँ करके। सो उसमें आपका डेकोरेशन आता है। बहुत बार वो जो हॉल वाले हैं वो गलत डेकोरेशन दे देते हैं, आपको वो डेकोरेशन देते हैं जो बहुत गॉडी है बहुत, तो वो उसके सामने आपकी बच्ची का फेस नहीं दिखता है, वो डेकोरेशन दिखता है। इतना हाइट में कम कर देते हैं कि उसको सर को लगता है तो लाइट घुमाने को नहीं मिलता है, तो क्वालिटी खराब हो जाती है। तो मेरे तजुर्बे से मैं आपका बहुत सारी चीजें इजी कर सकता हूँ। इसके लिए मीटिंग है। वो क्लाइंट ने मुझे घर पे मीटिंग को बुलाया और वो ऑर्डर मुझे फाइनल कर दिया। बोला सर ये सोच अलग है। बोला नहीं सर यही है कि आपका शादी है, लेकिन आप रसोई वाले को जिसको बुक किया उसको आपने ये तो नहीं बताया ना कि भाई मेरे को ऑयल ये चाहिए। वो उसका बिजनेस है। वैसे आपके घर में गेस्ट कितने आने वाले हैं, उस हिसाब से मैं तय करूंगा कि इतने जन की फोटोग्राफी करने के लिए कितने फोटोग्राफर जरूरत है, सिनेमैटिक रखना है कि नहीं रखना है। संगीत में जैसे सिनेमैटिक की उतनी जरूरत नहीं जितनी ट्रेडिशनल की है। तो मैं आपको खुद बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे ट्रेडिशनल रखो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा ये वीडियो देखोगे, जो आपको बाकी लोग शायद नहीं बताएंगे। वो सिनेमैटिक भी थोपेंगे, ट्रेडिशनल भी थोपेंगे। तो जहाँ पे जरूरत है वहां मैं तजुर्बे से चेंजेस बोलता हूँ। इस तरीके से मैं क्लाइंट के घर पे जाके मीटिंग करता हूँ। दूसरी चीज है कि अलग अलग एल्बम के सैंपल दिखाता हूँ। आज जो मार्केट में चल रहा है इंडिया से, वो सैंपल भी मेरे पास है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के घर में बैठने के बाद क्लाइंट के घर वालों को वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का काम पसंद आता है, वो एल्बम वो बनाते हैं, जिससे अपना बिजनेस बढ़ता है। क्योंकि उनका बाजू वाला वो देखता है अरे ये एल्बम तो ऐसा अभी तक नहीं देखा था, तो हर बार कुछ नया हो जाता है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे आज आपने मुझे बोला था 4:30 को आता हूँ, तो जैसे ही आपने बेल बजाई तो मैंने देखा आप आए, मैंने घड़ी देखी 4:30, तो मेरे दिमाग में बैठ गया ये बंदा टाइम का पक्का है। ऐसे ही मैं क्लाइंट के साथ जितनी भी बार मिलता हूँ, तो भले मैं मेरे गाड़ी में नीचे वेट करता हूँ, लेकिन मैं डॉट टाइम यानी डॉट टाइम तो उस टाइम पहुंचता हूँ। इससे क्या होता है, जो बाकी फोटोग्राफर की तकलीफ है कि हमें पहले से बुला के रखते हैं, मुझे आज तक कोई बुला के नहीं रखता है, क्योंकि उनको पता है ये पागल है, ये टाइम पे आता है। तो ऐसी सारी चीजें हैं जो बहुत एक आध ऑर्डर को क्रैक करने के लिए
बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपने सर बहुत अच्छी बात बताई कि हमें जाना चाहिए, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली जब आप ग्रीट करोगे किसी को, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन हिज आई व्यू, कि भाई ये आदमी कैसा है, कैसे मुझे ग्रेट किया। जब ग्रेटिंग की बात आती है ना, इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंसाइट अबाउट द फोटोग्राफर, गिव्स अ लॉट ऑफ इंसाइट अबाउट द क्लाइंट। ग्रेटिंग को सर आप कैसे संभालते हैं, कि जाके आप कैसे ग्रेट करते हैं, आपको गिफ्ट लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है जो गिफ्ट लेके किसी के घर पे जाते हैं, बहुत लोगों को देखा है जो ऐसे ही जाते हैं, बहुत लोगों को देखा है जो बहुत वार्म वेलकम करते हैं। तो आप वेलकम आप कैसे करते हैं क्लाइंट को, बिकॉज वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी प्ले करता है। सो इनिशियल रेटिंग जो है, अभी तक वो फैमिली में मैं जेल नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया कि मैं 15 साल से ऐसे क्लाइंट के घर पे भी जाता हूँ, अभी मैं मिठाई लेके जाता हूँ उनके घर पे, या उनको उनकी पसंदीदा चीज़ मुझे पता है, मेरे एक पहचान वाले हैं जिनको कुकीज़ पसंद है, तो मैं वो लेके जाता हूँ। लेकिन इनिशियल्स मीटिंग में कोई गिफ्ट नहीं, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में ये आएगा कि ये असाइनमेंट लेने के लिए मुझे कुछ दे रहा है, ब्राइब कर रहे हैं। हाँ ब्राइब कर रहा है। तो स्टार्टिंग के मीटिंग में जस्ट आप जब भी घर पे पहुंचते हो, हर एक को ग्रीट करो कि जैसे मॉर्निंग में गए हो, लेट इवनिंग गए हो तो गुड इवनिंग, और विदाउट फेल लास्ट में निकलते हुए उनसे ये कहना है कि मेरे कहने पर आपने आपके 1 घंटा मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। ये बहुत मायने रखता है। जाने के बाद ग्रीट करो, हर एक से अच्छे से बात करो। दूसरा, घर पे जाते हो तो नोटिस भी करो कि ये आदमी की नेचर कैसी है। फोटोग्राफी इज नॉट अबाउट साइकोलॉजी, कि वो आदमी अपना घर कैसे रखता है, उसके घर में पहले जो काम हुए हैं वो देख के आपको पता चलता है उसकी टेस्ट कैसी है, तो वो भी आप नोटिस कर सकते हो। उसका वेल्दीनेस नहीं जज कर सकते। कोई घर बहुत सादा रहता है लेकिन शादी में बहुत खर्चा करता है, लेकिन एटलीस्ट एक टेस्ट का पता चलता है कि इनकी टेस्ट कैसी है, ये आर्टिस्टिक टेस्ट के हैं या कवरेज वाले हैं। और एक चीज मैं स्टार्ट टू इट मतलब मानता हूँ कि आजकल जो चल रहा है क्रिएटिविटी, आई एग्री, क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कवरेज। आजकल के जो फोटोग्राफर है ये कवरेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और शादी यानी कवरेज। कौन आया था, कहाँ पे आया था, इसलिए आया था, उन्होंने क्या मजा किया, ये सब दिखना चाहिए। सिर्फ दुल्हा दुल्हन और उसके मम्मी डैडी के फोटो यानी वेडिंग कवरेज नहीं। ये बात 100% डिमांड में। तो हॉल का डेकोर से लेकर छोटी छोटी चीजें तक सब आपको रिकॉर्ड करनी है, तभी इट लुक लाइक अ एल्बम। अदरवाइज वो पार्शियल कवरेज हो जाएगा, जो आजकल ज्यादातर दिखता है। डेफिनेटली सर, आपने जो बात की ना, जो सब दिखने चाहिए हॉल का डेकोर, इसे आज भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। इट इज आपके इसके लिए सब बोलते हैं ना कि देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट फोटोग्राफर और अ नॉर्मल फोटोग्राफर। ये एक अच्छी कंपनी और एक छोटी कंपनी में सिर्फ फर्क ही होता है, दे आर लाइकिंग एट सम पॉइंट। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि जो एक छोटा या बिगिनर फोटोग्राफर है या जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है, बट दे आर नॉट गिविंग दैट मच इम्पोर्टेंस टू दिस थिंग, तुमको भी इसे देना शुरू करना चाहिए, जिससे उनकी एक अच्छी पोर्टफोलियो बिल्ड होगी। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होगा तो आप एक अच्छा काम नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आपको आज किसी बड़े कस्टमर को, बिग फैट कस्टमर को टारगेट करना है, तो यू नीड दैट ऑफ पोर्टफोलियो, जिससे उनको अपने अपने हिसाब से इम्प्रेस कर सको। सर ये हुई कुछ क्लाइंट के साथ बात। अब सर एक पर्सन टू पर्सन फोटोग्राफर का भी एक कनेक्शंस होते हैं बहुत सारे, और ये होते ही हैं। अब बहुत सारे ग्रुप्स है, MPG है, MPA है, IFTA है, जहाँ हम सब एक दूसरे को मिलते हैं इन वेरियस ओकेशंस। सर वहाँ पर पर्सन टू पर्सन मिलने की भी फिर पर्सनली ट्रेट होती है। टाइट हैंड शेक हो गया, पर्सनली बोलना हो गया, अपना इंट्रोडक्शन की स्टाइल हो गई। इस चीज़ से मैं मानता हूँ फोटोग्राफर बहुत लैक करते हैं। और एक्चुअली मैं अभी एक सेमिनार में गया था ना, तो वहाँ ये बात चल रही थी, तो मैंने एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछा। तो मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए बिजनेस बड़ा करने के लिए? तो वहाँ पर उन्होंने इंटरप्ट किया, बोला आप सर एक वेडिंग फोटोग्राफर से, आप एक वेडिंग फोटोग्राफर नहीं हो, यू आर अ मेमोरी सेवर फॉर द क्लाइंट। आप जब किसी को इंट्रो दोगे ना कि हाय आई एम वर्चित मोमाया, द मेमोरी सेवर ऑफ योर वेडिंग, तो उसे एक अलग इम्प्लीमेंट पड़ता है, एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है इंसान के माइंड पे। यह रिवर्स साइकोलॉजी है। ये सब चीज़ को जैसे हम बहुत फोटोग्राफर्स, जैसे देखिए आज सर मैंने MBA किया है, आई एम फॉर्चुनेट की मैंने पढ़ाई की तो मुझे सब चीज़ पता है। बट आज हमारे फील्ड में मैक्सिमम जो फोटोग्राफर्स है वो आर नॉट दैट एजुकेटेड, या जिसको एजुकेट करने की इच्छा नहीं है अपने आप को, बराबर। दे हैव बीन स्टक एट सम प्लेस। सर उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? ओके,
सो ये तो हमेशा रहेगा कि आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए और दिल खुलास होना चाहिए, कुछ छुपा के नहीं करना है। और पहले तो आप जो चीज को कर रहे हो उसको पैशनेटली करो। तो काम करते वक्त ये मत सोचो कि मैंने इससे कितना पैसा लिया है। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि वीडियोग्राफर आज कैमरा पे लाइट लगा के शूट कर रहा है। पूछा भाई आज तू पोर्टा लाइट क्यों नहीं लेके आया? नहीं सर, आज का क्लाइंट का बजट नहीं। तो जब भी काम करते हो तभी पूरा सब चीज भूल के करो, क्योंकि ये काम अगर उसके घर पे जाता है तो भले उसको कुछ गलत नहीं लगे, लेकिन उसके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो क्वालिटी देख के वो जिंदगी में आपको खुला नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आपका काम बहुत प्यार से करना है, बहुत मेहनत से करना है और बहुत शांति से करना है। बहुत फोटोग्राफर को देखता हूँ कि गाई गड़बड़ ये सब चल रहा है। नहीं, आप वेडिंग फोटोग्राफी में हो तो सुकून से काम करना। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप एज्यूम नहीं कर। आज एक्सपीरियंस से हर एक वक्त पता है कि आपको कहाँ होना चाहिए, तो उस जगह पे उस खड़े रहो, प्रॉपर लाइटिंग करो और प्रॉपर वे से शूट करो। तो इससे आपको बहुत अच्छा क्वालिटी रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज थोड़ा सा आगे जाके ये भी कहूंगा कि आजकल के पोर्टफोलियो में सिर्फ कपल फोटो और पोर्ट्रेट, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि जितने बड़े तोप लोग हैं जो रणबीर कपूर का शादी शूट करते हैं, जो अंबानी के घर का शादी शूट करते हैं, उनका काम जब भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो तो उसमें वो सिर्फ पोर्ट्रेट डालते हैं। आपको लगता है कि ऐसे पोर्ट्रेट निकालने से बिजनेस आता है, लेकिन आज 8 साल से आप यही कर रहे हो, आपके बिजनेस में कुछ फर्क नहीं है। तो मैं प्रैक्टिकली एक चीज में इनके साथ रह चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर के साथ। तो एक्चुअली वेडिंग्स में ये पोर्ट्रेट 10% है। मेन चीज है कि जो रिचुअल्स है उसमें भी वो लाइटिंग प्रॉपरली करते हैं। आज आप एक पोर्ट्रेट निकालने के लिए फेस लाइट करते हो, हेयर लाइट करते हो, साइड लाइट करते हो, तो रिचुअल्स में क्यों एक फ्लैश बाउंस करके काम करते हो? ये सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, कि अगर वो लड़की उसके सर पे चावल डाल रही है तो आपके फोटो में चावल का दाना दाना दिखना चाहिए, जो बाउंस फ्लैश में कभी नहीं दिखता। लड़की रो रही है, आप बाउंस फ्लैश में फोटो निकालोगे, उसके आंख की आंसू कभी नहीं दिखेगी। इसके लिए चाहिए साइड लाइट, जो आप क्रिएट ही नहीं करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटोग्राफी का सिर्फ पोर्ट्रेट ही एक नजरिया मत रखो। हॉल का डेकोर इतना सुंदर होता है, वो दिखना चाहिए। हॉल का इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपरली शूट करो। पंडित जी जो रिचुअल्स के लिए जो सामान अरेंज करते हैं उसमें इतनी ब्यूटी रहती है, उसको साइड लाइट करो, जैसे एक आप टेबल टॉप शूट कर रहे हो, और इसको दिखाओ। तो वो क्लाइंट भी अप्रिशिएट करेगा कि यार ये तो मैंने देखा ही नहीं था। उसकी उस दिन की मेंटालिटी यानी मानसिकता ये नहीं रहती कि वो फोटो वो देखे क्या किया है, लेकिन बाद में फोटो में ये सब चीज अगर दिखती है तो यू आर अ सक्सेसफुल फोटोग्राफ। तो बाकी जोनर भी आपको सब आने चाहिए। रिचुअल्स में भी हर एक चीज स्टैंड आउट होनी चाहिए और इमोशन भरी होनी। शादी इमोशन भरी है, लेकिन आपके फोटो में कभी इमोशंस नहीं दिखते। हाथ लगाया इधर देखो, दोनों इधर देख रहे, हाथ लगाया, तुमको लगा रहा है इधर देखो, क्यों इधर देखो भाई? वो जो कर रहा है ना उसको इमोशन से करने दो, आप कैप्चर करने का काम। सो माइंडसेट बदली करना है। वहां पे आपको कैंडिड फोटोग्राफी सिर्फ पोर्ट्रेट में नहीं करनी है, रिचुअल्स में भी कैंडिड होता है। और कैंडिड कैंडिड जो सब चिल्लाते हैं, एक्चुअली कैंडिड के पुराना तरीका है जिसे हम नेचुरल फोटोग्राफी कहते थे, आज उसका सिर्फ नाम बदली हुआ है। तो कैंडिड करने के लिए जो मैं वापस पहले पीछे जाता हूँ कि मुझे वो घर में इतना घुल मिल जाना है, इतना जल होना है कि शादी के दिन भले मैं आपके पास देख रहा हूँ अभी, लेकिन अगर फोटोग्राफर यहाँ पे खड़ा है तो मेरा एक ध्यान इधर है कि फोटोग्राफर है, लेकिन जब दुल्हन ये सोचती है कि अरे इधर तो पराग अंकल खड़े हैं, तो वो बिंदास हो जाती है कि पराग अंकल तो अपने हमेशा का आदमी है। सो दिस इज कैंडिड, कि आप उतना जेल हो जाओ कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो तभी आप सबसे बेस्ट कैंडिड फोटो ले सकते हो, जो हमारे यहाँ पे नहीं होता है। पहले के मीटिंग्स नहीं होते हैं, 2-2 3-3 मीटिंग क्लाइंट के साथ कोई नहीं करता। सो ये करके अगर आप वो घर में प्रॉपरली
अपना एक स्थान बनाओ, तो आपके फोटो कस्टमर। सर सीरियसली मैं एडमिट करने में बोलते हैं ना, छोटा नहीं फील करूँगा कि मैं भी कभी रिचुअल से मैंने कोई साइड एडिटिंग ट्राई नहीं की, बट डेफिनेटली अब मेरे जो मेरा नेक्स्ट 2 डेज में डेफिनेटली ट्राई करूँगा। ये सर कुछ मेरे लिए भी नया था, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी ना सोची ना कभी समझी कि रिचुअल्स को भी वैसे कैप्चर करने चाहिए। और सीरियसली इसका तो बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंस है, जो अभी आपने मुझे बताया ये मेरे लिए बहुत नया था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि रिचुअल की फोटो इस तरीके से कर सकते हैं कि पीछे एक और एक फ्लैश डाल दिया, ऊपर ग्रिड लगा के कट लाइट दी। ये सर कुछ नया है, क्योंकि आज तक मैंने बहुत कम लोगों के पोर्टफोलियो को भी देखा ही नहीं है ब्लूटूथ चलेगा। तो जो बोला कि जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वही ये पोर्ट्रेट्स है, नो वन इज शेयरिंग द रिचुअल पिक्चर्स। तो ये चीज़ हमें पता ही नहीं है। तो सीरियसली ये मुझे भी कुछ नया सीखने मिला आज। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम बिग बिग फैट वेडिंग्स देखते थे, आपने डिस्क्राइब किया, वहाँ पे सर आपने देखा होगा कभी आपको ऐसी लाइटिंग जैसा भी हम पोटा लगाते हैं हॉल के अंदर, तो हमारे फोटोज या वीडियोज में दिखती है कि पोटा है मंडप में। बट जब बड़े वेडिंग्स देखते हैं उसमें ना पोटा दिखती है, ना कोई एक्स्ट्रा लाइटिंग्स दिखती है, ना कोई फोटो फ्रेम में आता है। सर हाउ दे डू मैनेज दिस ऑल थिंग्स? सो जैसे मैं बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के साथ जुड़ चुका हूँ, तो पहले तो वो क्लाइंट के हर एक चीज को हाँ नहीं बोलते। जैसे मैंने बताया कि अगर फोटोग्राफी मुझे समझती है, तो उस दिन वहां पे क्या डेकोर रहेगा, कैसा लाइटिंग रहेगा, ये मेरा पार्ट है। तो आज मैं भी पहले वहां जाके वो डेकोर वाले के साथ बात करके मुझे जो चाहिए वो चेंजेस करता हूँ। फिर अगर बहुत सारा क्लटर्ड बैकग्राउंड है तो मैं क्लियर करवा के उसको प्लेन करता हूँ। लाइटिंग में भी लाल हरे पीले लाइट की जगह पे मैं वार्म लाइटिंग करवा लेता हूँ। और बड़े फैट वेडिंग बहुत अच्छे दिखते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वेल लिट रहता है और वेल बैलेंस रहता है। आज भी अभी परसों मैंने इस्कॉन में एक शादी शूट की। मैं खुद जज करता हूँ कि यार इस्कॉन के फोटो में पूरी डेप्थ मिल रही है मुझे फोटो में, और उसका जो एक कलर है ना वो मेरे फोटो को एनहेंस कर रहा है। तो ये चीज बहुत मायने रखती है कि आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करो, क्लाइंट को पहले समझा दो कि ये मेरी फील्ड है तो मुझे इसमें इन्वॉल्व करो। हम डरते हैं कि मैं क्लाइंट के हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा तो ये असाइनमेंट मुझे नहीं मिलेगी, या नहीं रहता है। तो ये जितने बड़े फोटोग्राफर है, ये क्लाइंट का डेकोर वाले के साथ और लाइटिंग वाले के साथ बात करके मोस्ट ऑफ द लाइटिंग वो वहां पे ही क्लियर करवाते हैं। तो एम्बियंट लाइट ही इतना सुंदर बना देते हैं कि जिससे देखने वाले को भी अच्छा लगे और फोटो निकालने वाले को भी अच्छा लगे। अपने यहाँ पे ये ट्रस्ट अभी तक हम लोग बिल्ड नहीं कर पाए, इसके लिए हमें डर रहता है कि यार पीछे का वो लाल लाइट इधर आ रहा है। आज भी हमारे फोटोग्राफर, मैं जब भी सेमिनार लेता हूँ तो सर आप डील कैसे करते हो, मैं बताता हूँ यार सिंपल चीज है। आप जब भी पीछे का लाइट यहाँ पे आ रहा है तो आप किसे समझाने जाते हो? वो डेकोरेटर के बंदे को। उसने उसका काम परफेक्ट किया है। आपको क्या करना है, आपके हाथ में एक टूल है कैमरा, एक शांति से फोटो खींचो, क्लाइंट को लेके जाके दिखा दो कि भाई ये जो लाइटिंग आपने करवाया है इसमें यहाँ पे लाल और यहाँ पे हरा पट्टा आ रहा है, आर यू ओके विद दिस फोटोग्राफ? 100% क्लाइंट बोलेगा नो। फिर उसको बोलने का सर मेरे साथ चलिए और वो जो लाइट एडजस्ट करने वाला बंदा है ना उससे बोलो कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करें। बस उतना बोल के आप निकल जाओ, फिर पूरी जिम्मेदारी मेरी। बस वो हो जाता है। तो उसको तो वही चाहिए कि क्लाइंट बोला हाँ तो उसके लिए वही पूरा है, तो वो अपन जैसे बोलते हैं हम वैसा वो लाइटिंग करता है और मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व। फिर भी आगे चल के और एक टीम दूंगा कि बहुत बार पीछे का लाइट हार्श है, अभी एलईडी लाइट है जो गर्म नहीं होती है, आधी चीज है, टिश्यू पेपर उठा लो, वो लाइट के ऊपर डाल दो, उसकी इंटेंसिटी 70% डाउन कर दो, बात खत्म हो जाती। हर एक चीज में सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको वो टैकल करना है बस हर चीज। तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लंबे से भी लाइटिंग हो सकता है। चौरी के अंदर बहुत बार आपको पोर्टा नहीं दिखती है। हम भी क्या करते हैं, एक सुपर क्लैम्प करके आता है मैनफ्रोटो का, जिसको चौरी के खंबे पे बिठा देते हैं और जिसको एक आर्म लगता है, बूम आर्म, जिससे उसके अंदर पोर्टा बैठा देते हैं। तो पोर्टा अंदर रहते हुए भी आपको बाहर से दिखाई नहीं देती, वो हाइड हो जाती है। ओके, डेकोरेट। इसलिए बहुत सारी चीजें, आप मेरा एसेसरी बैग देखेंगे
तो उसमें तो कई चीजें ऐसी है जो साल में 2 बार लगेंगी मुझे, लेकिन जब भी लगेगी तो भी उसका कोई तोड़ नहीं। तो एज अ फोटोग्राफर दिन ब दिन आपकी ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत रहती है। अभी जैसे मैं ओपन एयर जाता हूँ शूट करने के लिए, आपको बहुत बार तकलीफ होती है कि ओपन एयर में लाइट कहाँ से लाओ। मेरे पास एक बोर्ड है 40 मीटर वायर का, और इतनी मोटी केबल लगी हुई है, उसके ऊपर 3 पोर्टा भी लगाओ तो कुछ नहीं होता है। मैं डायरेक्टली जनरेटर से वो लेके आता हूँ। सो कभी कभी ऐसा है कि तजुर्बे से जो चीजें हो जाती है, और आपका जो बोलते हैं ना कि जहाँ पे आपका पूरा स्ट्रेंथ लगेगा, ऐसे 100 में से 10 ऑर्डर ही रहते हैं। 90 ऑर्डर रोज के ग्राउंड पे खेलने जैसे रहते हैं। तभी किसी को पता नहीं चलता है यार ये बंदा सेम है, लेकिन वो 10 ऑर्डर ऐसे रहते हैं जहाँ पे बाकी सब लोग फेल हो जाते हैं, और आपका तजुर्बा आपको हट के कुछ दे जाता है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर आपकी सब बात सुन के ना मुझे मोदी जी की भी एक लेटेस्ट स्पीच थी कि वेट इन इंडिया करके, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि हम तो फॉरेन में वेडिंग कर रहे हैं, हम हमारा पैसा फॉरेन में डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर, जो भी बिग फैट वेडिंग फॉरेन देख रहे हैं, बराबर। बट आज अभी वो इंडिया में लेके आने के लिए हमारे पीएम ट्राई कर रहे हैं। और बहुत अच्छा मुझे उनका इनिशिएटिव लगा कि एज अ वेडिंग के लिए भी दिस थिंकिंग फॉर अस कि भाई इंडिया में शादी होगी तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। बराबर। सर अभी एक जो बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि हमने वेडिंग शूट कर ली, सब कर लिया, बहुत बस सर ये होता है कि डेटा को संभालना भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और उस मेरे से सबसे सबसे ज़्यादा बड़ा भी है क्योंकि डेटा लॉस्ट हुआ तो वहाँ आपकी रेपुटेशन खत्म हो गई, आपका पूरा काम किया हुआ खत्म हो गया। तो डेटा सर कैसे मैनेज करते हैं? डेटा से पहले फोटोग्राफी के बाद में और 3 चीजें आती है जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक है सर्विस, एक है आपका प्रोडक्ट, और एक है आपका बिहेवियर। तो बिहेवियर के बारे में भी मैंने बात कर लिया। अभी 2 चीजें बचती है, वो है सर्विस और प्रोडक्ट, जिसके ऊपर हमारे 99% फोटोग्राफर फेल है। आज फोटो निकाल के आए, 2 महीने बाद 2000 फोटो विदाउट करेक्शन दे दिए, या भले 500 दिए लेकिन विदाउट करेक्शन दे दिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो आदमी को वो फोटो अच्छे नहीं लगने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि आपको आपके फोटो एडिट करके पार्टी को एकदम गिने चुने फोटो दे। दूसरी चीज, वो गिने चुने फोटो भी उसको आप टाइम के हिसाब से लगाओ, 2 कैमरा 3 कैमरा, और उसको अलग अलग कैटेगरीज करो। ब्राइड घर से निकल रहा है अलग फोल्डर, ग्रूम घर से निकल रहा है अलग फोल्डर, रिचुअल्स बिफोर द वेडिंग अलग फोल्डर, पोर्ट्रेट्स ब्राइड एंड ग्रूम अलग फोल्डर, अदर्स पोर्ट्रेट ब्राइड एंड ग्रूम के अलावा एक फोल्डर। इससे आपको एल्बम बनाने में सुविधा होगी। एल्बम बनना ही चाहिए। एल्बम आपका सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग टूल है, जिसे हम लोग मार रहे हैं, लोग बिल्कुल नहीं मार रहे। हम लोग बोलते हैं लोगों को एल्बम नहीं चाहिए। बॉस, तू जब करने जाएगा शादी के बाद 1 साल बाद, तभी तब उनका इंटरेस्ट खत्म है। पहले 1 महीने में हथौड़ा मारो तो ये चीज होती है, और वो बिजनेस दे के जाती है। लेकिन उस टाइम हम लोग बिजी रहते हैं, ऐसा हमें लगता है। कोई इतना बिजी नहीं है, काम हो सकता है आपका, आप एक काम करके बीच में गैप मिलेगा, उसमें वो एडिट करके फोटो दे सकते। तो आपको फोटो एडिट करके देने। अभी जैसे आपके पहले पॉइंट के ऊपर आता हूं, हाउ टू मैनेज डेटा। सबसे बड़ी चीज है कि डेटा एक्वायर कर। से ही ऑर्डर थोड़ा खत्म होने को आता है, उसका आधा घंटा पहले मैं लैपटॉप खोल के पूरा सब डेटा एसएसडी में ट्रांसफर कर लेता हूँ। मुझे नींद ही नहीं आएगी कि मैं घर पे आके उसका सेकंड बैकअप जब तक नहीं ले लो, तब तक मैं सोता नहीं हुआ। आज भी, आज 10 साल हो गए ये चीज को, जैसे डिजिटल आया तभी से ये प्रैक्टिस मैंने चालू की कि हॉल के ऊपर ही डेटा अपने पास ले लो, और घर पे आके उसका सेकंड बैकअप मार के फिर शांति से सो जाओ। और ये बैकअप लेते वक्त सिर्फ ये नहीं टैली करता हूँ, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम भी देखता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि बीच के 40 फोटो कहीं अलग गए थे, वो वीडियो के फाइल में जाके पड़े थे। तो इस चीज के लिए आप बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डेटा गया तो आता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीधा 2 बैकअप करो, उसके घर पे आके शांति से फिर सो जाओ। और जब भी आपको बीच में टाइम मिले, तभी इसमें से जो रॉ प्लस जेपेग शूट करना है,
और एक इम्पॉर्टेंट चीज, कैमरा लेते वक्त ये मत देखो कि उसके मेगापिक्सल कितने, ये देखो कि वो कैमरा को 2 कार्ड स्लॉट है, क्योंकि एक कार्ड स्लॉट में अगर जो कार्ड डाला है वो कुछ करप्ट हो जाएगा तो आप कौन से क्लाइंट को बोलोगे कि मेरा कार्ड करप्ट हो गया? यू आर अ प्रोफेशनल। सो हर एक चीज में आपके पास बैकअप होना चाहिए। एक कैमरा खराब हो जाएगा, बैग में दूसरा कैमरा चाहिए, तभी आप खुद को प्रोफेशनल कहलाओ, या यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। एक लेंस की जगह पे दूसरी भी लेंस होनी चाहिए, ये जाम हो जाएगी तो एटलीस्ट एक मिड रेंज की सादी लेंस रखो जिससे आपका काम आगे चले। एक फ्लैश खराब हो जाएगी, दूसरी फ्लैश चाहिए आप। सो ये सब करके आप जब भी शादी शूट करोगे और जब भी घर पे आके डबल बैकअप रखोगे तो आप सबसे बेस्ट हो। तो सर आज जैसे अभी थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा एक इंसाइट दिया सर। तो आप जैसे आपने बोला कि आप वहाँ पे डेटा कॉपी करते हैं, हाँ, तो अभी आप डेटा को आप कैसे प्रोसेस करते हैं अपने हार्ड डिस्क के अंदर, आप कैसे उसको सेग्रीगेट करते हैं, ओके तो इसके बारे में बताएंगे सर। ओके। सो जैसे मैं घर पे जब भी टाइम मिलता है तभी मैं मेरे फोटो खुद एडिट करता हूँ। मैं रॉ फोटो लाइट रूम में एडिट करके उसको एक सर्टन लेवल पे लेके आता हूँ, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करके, और समझो 2000 फोटो में से देने लायक 400-500 ही फोटो रहते हैं, तो उतने ही एडिट करके उसको एक फोल्डर में ले लेता हूँ। फिर मेरे कलीग के भी उसमें लेता हूँ और सबको एक टाइम के हिसाब से लगा के, जैसे मैंने बोला वैसे क्लाइंट को डिलीवर करता हूँ। सर अभी एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा मुझे लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए, वो क्या आप जब हम कैमरा लेने जाते हैं तो कैमरे के अंदर 2 कार्ड स्लॉट होने चाहिए। तो जेपैग और रॉ वाला कंपटीशन बोलो या कंपैरिजन बोलो, बहुत समय से फोटोग्राफर के मन में चल रहा है कि जेपैग शूट करे कि रॉ करे जेपैग करे। तो सर इसमें आपका टेक क्या है कि रॉ करना चाहिए या जेपैग करना चाहिए? मेरे हिसाब से 2 कार्ड स्लॉट का कैमरा जब लेते हैं तभी उसमें एक में रॉ रिकॉर्ड होना चाहिए, एक में जेपेग रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये क्यों होना चाहिए, इसके पहले मैं रॉ और जेपेग का कंपैरिजन बता देता हूँ। कि रॉ ऐसा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो इमेज को 5 स्टॉप अंडर 5 स्टॉप ओवर इमेज को मैं परफेक्ट कर सकता हूँ। जेपेग में ये सुविधा है नहीं। और जिंदगी में अगर आपको नाम और पैसा कमाना है तो आप रॉ के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। सो रॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर जेपेग क्यों करना है, ये 2 कार्ड में से गलती से समझो रॉ वाला कार्ड में कुछ हो गया या जेपेग दोनों खराब हो गए तो जेपेग जल्दी से रिकवर होता है, रॉ रिकवर होने को टाइम लगता है। इसके लिए रॉ प्लस जेपेग मैं दोनों शूट करता हूँ। जेपेग का कार्ड कभी देखता भी नहीं, रॉ डाउनलोड कर लिया, उसके 2 बैकअप ले लिए, फॉर्मेट करके दूसरे ऑर्डर पे निकल गया। सो रॉ और जेपेग होना ही चाहिए। बट मैंने एक वापस रिपीट करता हूँ कि अगर आपको जिंदगी में पैसा और नाम दोनों कमाना है तो रॉ के सिवाय आपके पास कुछ नहीं है, और हर एक फोटो रॉ में निकालनी है। क्योंकि बहुत बार मुझे फोटोग्राफर बोलते हैं कि सर हम लोग पोर्ट्रेट है ना वो रॉ में निकालते हैं, बाकी सब अरे गहरे फोटो जेपेग में निकालते हैं। मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली गलत कर रहे हो। पोर्ट्रेट की वक्त आप फुर्सत में रहते हो, वहां पे आप कुछ गलती कर नहीं सकते, तो वो भले आप रॉ पे नहीं निकालोगे तो चलेगा। लेकिन रिचुअल्स में आप बहुत सारे घाई में रहते हो, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो आपको 100% सब चीजें रॉ पे ही शूट कर, और आपका जो मेरा नजरिया है वो मैं बता रहा हूँ कि आपका हर एक इमेज ये आपके बेटे के जैसा है, आपके संतान के जैसा है। और जैसे आपकी संतान आपके संस्कार के बिना बाहर नहीं जाती, वैसे मेरा हर एक फोटो मेरे संस्कारों के बिना कहीं जाए ये मुझे पसंद। सर ये आपने बहुत एक हेवी स्टेटमेंट दे दिया और अच्छा लगा मुझे स्टेटमेंट, क्योंकि इस तरह से सोचने वाले लोग दुनिया में 1% ही होंगे। सर अभी हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए, पर्सनैलिटी कवर की, कैसे शूट करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट होना चाहिए। सर अगर हम एल्बम टॉपिक को छोड़ देंगे, जिसमें क्योंकि जितने आपके सेमिनार मैंने देखे हैं, आप ऑलवेज यू पुट स्पेशल अटेंशन ऑन एल्बम। यस, आपके मैंने मुंह से ये भी सुना है कि फोटोग्राफी इज नॉट अ प्रोडक्ट, इज अ सर्विस। हमारा प्रोडक्ट ही हमारा एल्बम है। फिर उसके बारे में थोड़ा डीप डाउन करते हैं अभी हम कि एक्चुअली एल्बम कैसा होना चाहिए, डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, क्लाइंट को हमें उसे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, बिकॉज दिस 3 थिंग्स मेक्स अ नॉर्मल थिंग
टू एक्स्ट्रा एनीथिंग, ये 3 चीज़ ही रोल प्ले करती हैं। आज के डेट में क्या हो रहा है कि हम एल्बम को पैकेज में दे रहे हैं कि मेरे पैकेज में 1 लाख के पैकेज में आपको 30 पेज का एल्बम मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि बॉल आपके कोर्ट में है, तो आप ऐसा देखते हो कि ये एल्बम में भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, भले उसकी क्वालिटी सैक्रिफाइस हो जाए। तो मैं ये चीज़ मानता नहीं हूँ कि हर एक को उसके पेइंग कैपेसिटी और उसकी जो नज़र है सौंदर्य देखने की, उसके हिसाब से एल्बम मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अमीर को भी वही एल्बम देते हैं और किसी उसके घर वाले नौकर को भी वही एल्बम देते हैं। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो अमीर है उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो आप उसको कुछ अच्छा दे सकते हो, लेकिन उसका सैंपल ही हमारे पास नहीं है। तो एल्बम में आपके पास वेरिएशन होनी चाहिए। 5,000 से लेकर 50,000 तक आज इंडिया में एल्बम बनती है, लेकिन हम लोग अभी तक उसमें पढ़ाई ही नहीं कर पाए, कुछ नॉलेज ही नहीं कर पाए। हम लोगों को लोग बताते हैं मेरा मशीन 7 कलर है, हम लोग मान लेते हैं। तो किसने देखा कि मशीन 7 कलर, बोले मशीन 7 कलर है, लेकिन आज मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि पूरे इंडिया में अगर 100 मशीन भी लगी है 7 कलर की, तो उसमें सिर्फ 5 मशीन है जो उसको 7 कलर ऑपरेट करती है, बाकी सब 4 कलर करते हैं। ये जो 7 कलर प्रिंटिंग है वो सब लोग नहीं दे पाते क्योंकि उसके रेट ज्यादा लगते हैं। लेकिन आज हमारी ही पढ़ाई नहीं है, हमारा नॉलेज नहीं है, तो हम लोग सबको 7 कलर पकड़ के चलते हैं। तो इसमें इतनी मजा है एल्बम में करने जैसी कि आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो एल्बम के बारे में। और एल्बम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अपने बिजनेस में, तो उसमें आपका जो नजरिया है वो बदली करो कि क्लाइंट को अच्छा दिखा के, अच्छा बजट लेके कुछ सुपीरियर प्रोडक्ट डिलीवर करो, तो आपको और बिजनेस मिलेगा। आप ये मत सोचो कि ये मुर्गी मिली है एक ही बार काट दूं, नहीं। आपको क्लाइंट जब भी रेकमेंड करता है दूसरे को, एक बहुत अहमियत वाली चीज कहूंगा कि आप सब चीजें कर रहे हो, सोशल मीडिया कर रहे हो, आपका काम अच्छा है, लेकिन आप तब तक वो ऑर्डर को क्रैक नहीं कर पाते जब तक आपको प्रॉपर रिकमेंडेशन नहीं मिलता। डेफिनेटली। सो ये रिकमेंडेशन अगर मिलाना है तो आपको आपके एल्बम में और सर्विस में बहुत कुछ अच्छा करना चाहिए, तभी आपका रिकमेंडेशन बढ़ेगा। और ये रिकमेंडेशन एक क्लाइंट आपको 4 क्लाइंट लाके देगा, तभी आप ये जो बैरियर है रेट का, इसको तोड़ सकते हो। क्योंकि जब भी आपको दूसरे ने रिकमेंड किया तो वो अपने आप बोल देता है थोड़े रेट ज्यादा है इसके, लेकिन मंदा सही है। और जब ये वो रिकमेंडेशन मिल जाता है तो दूसरे वाला आपसे कभी बार्गेन नहीं करता है, क्योंकि अगर वो मेरे से बार्गेन करता है तो अपनी दोस्त या जिस रिश्तेदार ने मुझे रिकमेंड किया है उसकी नजर में उतर जाता है। तो दिस इज अ प्योर साइकोलॉजी। सो बाकी सब करो ना करो इसके खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये चीज के ऊपर आपको बहुत सारा ध्यान देना है। सर यही टॉपिक मैं अभी आने भी वाला था कि आपसे सोशल मीडिया में कभी आपको मैंने देखा नहीं उतना एक्टिव, सिर्फ आपका नंबर ऑफ व्हाट्सअप पे, वो भी मैंने अपने बिजनेस अकाउंट पे नहीं किया है। तो यू आर यूजिंग वेरी नॉमिनल टूल्स ऑफ सोशल मीडिया, कभी मैंने आपको कहीं एक्टिव नहीं देखा, कभी आपके कहीं पोस्टर्स नहीं देखे मैंने। तो सर आज की 21st सेंचुरी में जहाँ आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं बट आप कहीं सोशल मीडिया प्रेजेंट नहीं है, फिर भी सर आज इसे मैनेज कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो इसके अंदर मुझे आपका आंसर चाहिए। तो सर इसके बारे में सर आप बताइए कि आप अपनी ब्रांड कैसे मैनेज करते हैं। सोशल मीडिया का थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो मुझे घिन है उसके बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसे मैं जैसे दिखाना चाहता हूँ वैसा मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ। अभी हमारे फील्ड के 2-3 एग्जाम्पल। सुबह एक बंदा पोस्ट करता है अपने एयरपोर्ट पे खड़ा है, गोइंग टू दुबई फॉर शूट। दोपहर को कांतू के एडिटिंग टेबल पे बैठा है, मैं वहां पे चला जाता हूँ, भाई तू सुबह दुबई गया? तो नहीं सर वो तो मैं छोड़ने गया था किसी को। फिर ऐसा पोस्ट क्यों किया? नहीं सर ऐसा करना पड़ता है, तभी फोटोग्राफर को लगेगा मैं बिजी और वो मुझे काम देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 के बीच में मेरे एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कई फोटो जहांगीर में लगी है। तो उन्होंने मतलब इश्तेहार वगैरह, मतलब ये डाला था कि मेरीन्स कम ट्रू,
मेरी पिक्चर जहांगीर में लगी है वगैरह वगैरह। तो मैं वहाँ पे जज करके बुलाया गया, जज नहीं सॉरी, वहाँ पे मुझे चीफ गेस्ट करके बुलाया गया। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो इसकी पिक्चर तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन ये 42 पिक्चर में से 20 पिक्चर ऐसी थी जिसका कोई तालमेल नहीं था। तो मैंने पूछा जज कौन है, तो उसमें से एक जज मेरा जिगरी दोस्त था, मैंने उसको फोन लगाया। मैं बोला तू जजिंग क्या किया? बोलता है सर मैंने जजिंग ही नहीं किया। मैं बोला फिर कौन से बलबूते पे फोटो लगे? बोलता सर इन सबसे 10-10 हजार रुपए लिए गए, जिनके फोटो पर लगाया ना 20 जन, इनसे पैसा लगा के फोटो लगाया है। तो इसलिए ये सोशल मीडिया का दूसरा एग्जाम्पल। तो सोशल मीडिया एक हद तक ठीक है, लेकिन वो वही बताता है जो मैं बताना चाहता हूँ। आपका सोशल मीडिया अकाउंट अगर मैं देखता हूँ तो उस पर भी पोर्ट्रेट पड़े हैं, और कितने जन का देखता हूँ उस पर भी पोर्ट्रेट और कपल पड़े हैं। और मैं अगर कुछ सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूँ तो मेरे हिसाब से ये पोर्ट्रेट और ये कपल यानी शादी है ही नहीं, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। मेरा कहना है कि रिचुअल्स, फैमिली के बीच का बॉन्डिंग, उनका प्यार, उन्होंने कहाँ पे कितना ग्रैंड किया, ये फोटो कहाँ दिखते हैं? तो मैं वो चीज को अहमियत देता हूँ। तो मैं मेरे क्लाइंट को इतना सेटिस्फाइड करता हूँ, वो मेरे लिए 4 क्लाइंट ढूंढ के लाता है। माई डिलीवरी सिस्टम इज वेरी फास्ट। मैं आज अगर मैं वेडिंग करके आता हूँ तो आज रात को मैं 5 फोटो सोशल मीडिया के लिए कस्टमर को भेजता हूँ, क्योंकि कल कोई मोबाइल का फोटो सोशल मीडिया पे जाए ये मुझे मंजूर नहीं। 15वें दिन पे जितने फोटो है वो सब लाइन में लगा के उसका एक पेन ड्राइव उनके घर पे पहुंच जाता हूँ। 15वें दिन पे उसका ट्रेडिशनल वीडियो भी पहुंच जाता है, और सिनेमैटिक वीडियो के लिए 1 महीना 1.5 महीना मांग लेता हूँ। तो आज मेरा क्लाइंट मुझे इस चीज के लिए पहचानता है कि पराग तू तभी भी फोटो नहीं दिखा के एल्बम बहुत अच्छा देता था निगेटिव के जमाने में, आज भी तू हमारे दिमाग को ज्यादा तकलीफ नहीं देता है, खाली जहां पे तुझे डाउट है उतने फोटो तू 30 मिनट में पूछ लेता है और एल्बम बना के दे देता है। तो ये मेरा यूएसपी है कि फास्ट सर्विस होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट सर्विस होनी चाहिए। इसके जैसा बिजनेस में हेल्पफुल कोई नहीं। तो सर आपने बहुत अच्छी एक इंसाइट दी, और मैं मानता हूँ मेरे प्रोफाइल में सिर्फ कपल पोर्ट्रेट्स है, पर डेफिनेटली अब मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं थोड़े रिचुअल्स भी ऐड करूँ, क्योंकि आपने बोले से बहुत सही बात है कि वेडिंग के अंदर कपल पोर्ट्रेट्स मेक्स रोल बट डोंट 100%, इज जस्ट 10 और 20%, क्योंकि शादी सिर्फ कपल की होती है बट मेहनत पूरी फैमिली करती है। एग्जैक्ट। तो सर ये पॉइंट से आपके मैं बहुत रिलेट करता हूँ। सर अब जो फील्ड में आप और मैं हैं फोटोग्राफी, इसमें बहुत स्ट्रेस भी है, बहुत एनजाइटी है, बहुत प्रॉब्लम्स है, नींद नहीं होती, रात को लेट नाइट आते हैं। अब जो भी जैसे मैं डोंबिवली रहता हूँ, अब भांडुप रहते हैं, शूट हमारा बोरीवली है, वसई है, विरार है, तो हमारे लिए ट्रैवलिंग ही इतना लंबा है कि हम आते तब तो रात को 2 बज जाते हैं, सुबह बस 6 बजे दूसरे शूट पे भागना है। सर आप ये अपनी लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि एज ए फोटोग्राफर हमने अभी हमारे हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, जो बाद में जाके हमारे हमको पैकेजेस मिलते हैं। बहुत साल पहले पहले मैंने तय कर लिया कि मुझे बम्बई में जीने के लिए हर महीना कितना पैसा चाहिए। तो मैंने सब देखा कि मेरे ओवरहेड्स क्या है, वो क्या है, तो ये पकड़ के मुझे 40-45 हजार बहुत हो जाते हैं हर महीना। मैंने पकड़ लिया चलो 80,000 रुपये कमाने हैं, 12 महीने के मुझे 10 लाख रुपए कमाने। तो तभी एक सिंपल चीज डिसाइड की कि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा मेरा बिजनेस करने के लिए, तो मुझे मिनिमम 20,000 रुपये आने चाहिए एज अ प्रॉफिट। और अगर देखिए ना 365 दिन में से सिर्फ मैं 50 दिन भी बाहर निकलता हूं तो 10 लाख रुपए पूरे हो जाते हैं। तो पहले मेरा माइंडसेट ये है कि गधा मजूरी मत करो, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। पूरे साल में अगर मैं 60 काम भी करता हूं और मेरा टारगेट अचीव होता है तो आई एम हैप्पी। सो बाकी लोगों के जैसा है ही नहीं कि मेरे पास टाइम ही टाइम। मुझे एक ऑर्डर के बाद इमीडिएटली दूसरी ऑर्डर बहुत कम बार रहती है, बीच में 2 दिन का गैप रहता है, मैं इसको प्रोसेस करके खत्म कर देता हूँ। आई एम अ वर्कोहलिक मैन। लोग अल्कोहलिक होते हैं, मैं वर्कोहलिक। मैं रात को 2 बजे घर पे पहुंचा, थोड़ी नींद गाड़ी में हुई है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो मैं रात को 2 बजे भी करेक्शन को बैठ जाता। तो मेरा ये है कि जितने जल्दी मैं इसको डिलीवर करूंगा उतने जल्दी वो क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाएगा,
क्योंकि पहले 8-10 दिन में ही मजा है यार शादी का फोटो देखने में, उसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई बह जाता है, फिर किसी को टाइम नहीं मिलता। डेफिनेटली सर। तो ये चीज मैं बहुत मायने रखता हूँ कि मेरी सर्विस फास्ट है। दूसरा चीज है स्ट्रेस बस्टर जो है, तो स्ट्रेस हर एक को रहता है। आज नसीब से, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि हमारा बिजनेस बहुत सुंदर है, लेकिन बड़े बड़े लोगों से भी मिलते हैं तभी पता चलता है कि हम दुनिया में सुखी आदमी बहुत कम लोग हैं। गिने चुने ये आदमी खत्म हो, मतलब ये आदमी लगेगा नहीं, इतने सुखी लोग कम है। हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम देखते हुए पता चलता है कि इतना गम होने के बाद अपना गम बहुत छोटा सा है। वो बहुत फेमस शायरी है ना हाँ, कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम दूसरों का देखा तो अपना बहुत कम है। तो ये देखा तो पता चलता है कि गम हर एक को है। तो जो है उसके साथ अगर जीना है तो शांति से फैमिली को टाइम दे दो, और फैमिली को टाइम देना बहुत मायने रखता है। आज लॉकडाउन ने मुझे सिखा दिया। मैं लॉकडाउन के पहले मैं सिर्फ खाना का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन जिस दिन से चालू हुआ 19 मार्च, मैं 20 मार्च से खाना बनाना शुरू कर दिया। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मैंने 2 साल बनाया विदाउट फेलिंग विद इन। वाह तो इसमें मैंने क्या सीखा? तो देयर इज लॉट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन खाना एंड फोटोग्राफी। 2-3 बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, 2-3 ही चीज बताता हूँ। पहली चीज है कि मेरी बीवी जब पूरा दिन 4 घंटा डाल के एक आधा खाना बनाती है, मैं घर पे टेंशन में आता हूँ, फटाफट खा के निकल जाता हूँ, ना उसको थैंक यू बोलता हूँ, ना अच्छा हुआ, कुछ नहीं बोलता हूँ। वैसे ही मैं क्लाइंट के घर पे पूरा दिन फोटोग्राफी करता हूँ। क्लाइंट क्या बोलता है? फोटो अच्छे आए हैं, निकाले हुए नहीं बोलता है। ये एक सिमिलरिटी हो गई। दूसरा, 5 फोटोग्राफर को एक ही चीज, एक ही जगह की फोटोग्राफी दे दो, पांचों को सेम कैमरा दे दो, पांचों की फोटो अलग अलग आएगी, क्योंकि उसके पीछे की सोच अलग अलग है। एक ही व्यंजन 5 औरतों को दे दो, सेम उसका कंटेंट दे दो, पांचों की टेस्ट अलग आएगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी मेंटालिटी पे। और लास्ट चेन, कभी हम लोग बात करते हैं कि उसका फोटोग्राफी देखा कितना अच्छा है, तुरंत सामने वाला फोटोग्राफर बोलता है उसका कैमरा देखा कितना अच्छा है। वैसे हम किसी के घर पे जाएंगे, उसकी बीवी की तारीफ करेंगे, अपनी बीवी क्या बोलेंगी? बर्तन देखा, जर्मनी का बर्तन था, ऑयल देखा, वो इसका था। ये यानी कभी भी अपने को प्योर भी कुछ नहीं मिलता। तो मैंने ये मजा लेना शुरू कर दिया लॉकडाउन से। तो अभी मुझे मजा आता है कि जब भी मुझे घर पे टाइम है, एडिटिंग का काम थोड़ा बाजू में रखे, मैं किचन में घुस जाता हूँ या बुक्स पढ़ता हूँ। एक ध्यान में रखो, आपका पर्सनालिटी अगर डेवलप करना है तो बुक्स जैसा आज भी कोई गुरु नहीं, आपको हर चीज सिखा देता है। ये जितने लोगों को टैकल करना है, ये सब चीजें आपको बुक सिखाती है। तो अच्छे बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपका कोई जो ये है, कोई पसंदीदा चीज है जो आप नहीं कर सके इतने साल में, वो स्ट्रेस बस्टर करके चालू करो और जलसा है। सर, आपने आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम हमको दिया है, इसके लिए वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजन्स ऑनलाइन के आपके थ्रू इतने फोटोग्राफर्स को ये मैसेज जाएगा, और ये आगे वाले सालों तक चलते रहेगा। डेफिनेटली भले मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये चीज मुझे अच्छी लगी कि ये आगे वाले लोगों को भी ये एक्सपीरियंस का फायदा होगा। सर, अभी एक लास्ट नोट पे जिस पे हम पॉडकास्ट भी एंड करेंगे सर, अब एक थैंक यू मैसेज जो आपकी तरफ से हमारे फोटोग्राफर्स, क्लाइंट या जो भी नया बंदा जुड़ा हुआ हमको देख रहा है, उनके लिए एक थैंक यू मैसेज वो कैमरा देख के बताएंगे, अच्छा लगेगा। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ, सबके साथ ये मेरा जर्नी और मेरा नॉलेज शेयर करते हुए। अभी जो मेरे वर्कशॉप के एंडिंग में मैं बताता हूँ कि ये एंड नहीं है। आपको अगर ये जितना भी चीज़ बताया है, इसमें कहीं भी आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए, एज अ नॉलेज चाहिए, तो मेरा एक टाइम फिक्स है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, वो तो है। बट रात को 11 बजे से 1 बजे तक मैं हमेशा फोटोग्राफर के फ़ोन एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं 1 बजे तक जागा रहता हूँ फोटोग्राफर्स के लिए। तो जब भी आपको ये सब प्रैक्टिकल करते हुए अगर कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप बेहिचकिचाहट मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। उसमें आपके मन में कुछ नहीं आना चाहिए, मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिर्फ आप, मैं जैसा
ये फोटोग्राफर की जिंदगी अच्छे से जी रहा हूँ, आप भी वो अच्छे से जी वाले बेटर करके आपको एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए तैयार करना, ये मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका सर्टिफिकेट है हमारे शो पे आने के लिए। थैंक वन सेकंड सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका इतना अमूल्य समय हमें दिया। यू। इट वॉज ग्रेट मीटिंग, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर फॉर विथ मी। थैंक थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।